ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी का। आप भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है। विषय आपका है आज बढ़ती हुई उम्र के साथ मानसिक अवसाद के कारण क्या है और उनका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। हम सबके लिए बहुत ही यूजफुल विषय है ये। तो हम आज उसके नोट्स लेंगे और साथ ही कोई प्राणायाम करते रहेंगे, खाली बैठकर नहीं सुनेंगे। और मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर साहब का परिचय कराएं। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ नए हैं, उनके लिए जी अनिल जोशी जी। ओम धन्यवाद। अभी दीपशिखा जी ने बहुत अच्छे आसन हम सब लोगों को कराए, धन्यवाद उनका। हमारी जो आने वाली जो कक्षा प्रारंभ हो गई है उसमें हर प्रति सप्ताह की तरह आज हमारे बीच में डॉक्टर चंद्र भगत जी हैं, चंद्रमोहन भगत जी। डॉक्टर साहब तो हमारे संरक्षक हैं और नियमित रूप से हमारे साथ आते हैं। डॉक्टर साहब की शायद हम शुरू में तो कहते थे कि डॉक्टर तो हैं ही बहुत सीनियर डॉक्टर, लेकिन एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, बहुआयामी व्यक्तित्व है डॉक्टर साहब का। आप एमडी एनेस्थीसिया आपने एम्स से किया है। आप भगत हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, जिनके दो बड़े अस्पताल, एक जनकपुरी में और एक द्वारका पालम में हम जानते हैं कि है। आप डॉक्टर्स की विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के, स्टेट के, जनकपुरी के आप जिम्मेवारियां आपने निभाई हैं। परंतु विशेषता ये है कि डॉक्टर साहब के ऐसे कहते हैं कि कोई जो है पढ़ा हुआ भी और जो गुना हुआ जो व्यक्ति होता है, डॉक्टर साहब इतना ऑब्जर्व करते हैं। और डॉक्टर साहब की जो जब हम लोगों को जब भी आवश्यकता पड़ी तो जिस तरीके की गाइडेंस देते हैं डॉक्टर साहब पेशेंट्स को, वो बहुत ही जानने वाली और बहुत ही उपयोगी होती है। तो इसी दिशा में जो पहले भी अपने डॉक्टर साहब ने जो सेशंस लिए हैं वो बहुत कोटेबल सेशंस रहे हैं कि क्या करना चाहिए खासतौर से सीनियर सिटीजन्स को। तो हमने बहुत जगह पर डॉक्टर साहब के जो बताए हुए जो सूत्र थे वो लोगों से शेयर किए। और कई बार तो मैंने बताया कि एक आध बार ऐसा हुआ कि किसी के साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो हमने बाद में कहा कि काश उसने डॉक्टर साहब का वो लेक्चर सुना होता कि कैसे अपना ध्यान रखा जाता है खासतौर से सीनियर सिटीजन्स के लिए। और आज का भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है, मानसिक अवसाद का। अब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, बच्चे अलग हो रहे हैं, व्यक्ति अलग रह गए हैं, अकेलापन बहुत ज्यादा हो गया, इस तरह के एड्स भी हम देखते हैं। तो ऐसे में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा था कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, डॉक्टर साहब लिखते भी हैं, जिस जगह बैठे हुए हैं वो जगह भी बहुत सुंदर है। हम बाद में कहेंगे उनको कि जरा हमको, जो नए लोग हैं उनको और पुराने भी हैं, दिखाएं कि ग्रीनरी की तरफ जो है वो उनका बहुत रुझान है। अपना फार्म हाउस भी है गुड़गांव में उनका। तो मैं और अंत में डॉक्टर साहब अपनी कभी भी हैं, इसी बहाने हम, इसी नाते हमारा परिचय भी विशेष हुआ था, तो अंत में आप अपनी एक दो रचनाएं भी सुनाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना विषय क्या, बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, धन्यवाद और इस इंट्रोडक्शन के लिए। और आपने ठीक ही बताया कि मैं एमडी एनेस्थीसिया हूँ, यानी ये बड़ा क्लियर कर दिया कि मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और जुड़ा होने से मैंने ऑब्जर्व की हैं चीज़ें, सोशल इंटरेक्शन है। और ये नहीं कि खाली मेडिकल ग्रुप्स में है, सोशल इंटरेक्शन बाकी आबादी के साथ भी है, लोगों के साथ भी है। और हर चीज़ को देखता हूँ, रिएक्ट नहीं करता हूँ, नोट करता हूँ। उसी की वजह से मैं, जब भी इन्होंने कहा कि आप आज का ये विषय लेंगे, मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन, तो अब क्योंकि मैं भी 70 का होने वाला हूँ, एक साल बचा है, तो कुछ चीजें आदमी को ना बोलने से जल्दी सीख जाता है, तो मैं भी आज सीखूंगा। और आप लोगों के जो कमेंट्स आएंगे वो भी नोट करूंगा। लेकिन अब इसमें कई पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं। एक की एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छे ट्रीटमेंट से हम जो आज़ादी के टाइम पे जो 40-45 की एवरेज
एज होती थी, अब हमारी एज जो है 70 से ऊपर जा रही है, 80 के नजदीक जा रही है। दैट मीन्स एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो उनके साथ उनसे जुड़ी समस्याएं भी हैं, बीमारियां भी बढ़ गई हैं, चाहे वो शुगर की है, चाहे ब्लड प्रेशर की है, चाहे वो हार्ट की है, चाहे वो स्ट्रोक की है। अब इसी तरह ये डिप्रेशन भी जो है ये बढ़ रहा है, और इसका कारण एक मूलभूत है कि बढ़ती आबादी के साथ सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब सोशल स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है कि पहले एक संगठित परिवार में रहते थे, और बच्चे लोग साथ में होते थे और पोता पोती भी होते थे, और एक इंटरेक्शन सा रहता था, और जिसमें सब आपस में बातचीत करते थे, कहीं ना कहीं टकराव भी होता थे, लेकिन एक संगठित परिवार होने से बातचीत होती थी। अभी क्या है कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। हमारे देश की बहुत अच्छी संख्या जो है दूसरे देशों में चले गए हैं, बच्चे गए हैं, कईयों के माँ बाप गए हैं। माँ बाप जाते भी हैं तो फिर वापस आने के उनको होता है कि उनको लगता है कि हमारा उनकी जिंदगी में ज्यादा रोल नहीं है, उनकी अपनी जिंदगी है वहां पे, और फिर वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो जिंदगी है वो फिर हमारी जो बाकी सोसाइटी है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है पूरा करने की। बेटा बेटी तो वहां से एक व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं हफ्ते में एक बारी, या हो सकता है रोज करते हो अच्छे बच्चे जो है। तो ये एक समस्या पैदा हो जाती है कि इंटरेक्शन नहीं होता। अब व्हाट्सएप कॉल भी की है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कर ली है, या से ज्यादा आधा घंटा कर ली है। तो यहाँ पे एक फीलिंग जो आइसोलेशन की होती है, अकेलेपन की, ये तंग करती है। इसके साथ साथ जो और समस्याएं आती हैं बढ़ती उम्र के साथ, आप सबको मालूम ही है कि बीमारियां बढ़ती हैं। बीमारियां तो एक विषय है, शुगर होना, ब्लड प्रेशर होना, लेकिन इसके साथ साथ लिमिटेशंस जो आ जाती है, यानी जो रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि एक चला ज्यादा नहीं जाता है। जो लोग घूम सकते हैं घूमते हैं, जिन लोगों को चलने में दिक्कत होती है चल नहीं पाते। एक इंस्टेबिलिटी होती है खड़े होने में भी या चलने में भी, कि आदमी के बैलेंसिंग की प्रॉब्लम दिक्कत आती है। और जो हम योगा रेगुलर करें तो काफी कंट्रोल हो जाता है, खत्म तो नहीं होता है। ताड़ासन वगैरह करते हैं तो उससे वो इंस्टेबिलिटी जो है वो तंग करती है। तो आदमी क्या करता है, फिर प्रेफर करता है कि बैठ ही जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, इस डर से वो बैठ जाता है, ज्यादा चलता नहीं है, भीड़ भाड़ में नहीं जाता है। एक इस तरह का जो फियर है इंजरी का, ये फियर जो है तंग करता है। अब ये इंजरी जो इंस्टेबिलिटी की वजह से भी होती है, जॉइंट की इंस्टेबिलिटी से भी होती है, मसल वीकनेस से भी होती है। मसल वीकनेस भी योगा से काफी ठीक हो जाती है, और ये रेगुलरली करते रहना चाहिए। और योगा के दो चार आसन नहीं, पूरे जैसे अभी बताया गया कि आसन की पूरी रेंज होनी चाहिए, बॉडी का हर अंग, शरीर से लेके पैरों तक सब उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी आपकी मसल पावर बनी रहेगी। ये जो चोट लगने का डर है ये आदमी को तंग करता है, और इसी तंग डर से वो बैठ जाता है या कोने में बैठ जाता है, हारा हुआ सा महसूस करता है। अब मैं क्या करूं, एक आत्मविश्वास की कमी आने लग जाती है। इसी से एक डिप्रेशन की स्टेज आ जाती है, इन सब चीजों से मिलके सोशल आइसोलेशन, फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ डिजीज, तो ये सब चीजें तंग करती हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अवसाद के, डिप्रेशन के सिम्टम्स जो कॉमनली आप देख सकते हैं कि आदमी उदास सा रहने लग जाता है, उलझन में रहता है, हारा हुआ सा महसूस करता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। और ऊपर से अगर कोई उसको बार बार टोक देता है, जो अक्सर बड़ी उम्र में हो ही जाता है कि पति पत्नी जब घर में बैठे हैं तो कोई भी कोई काम करने लगता है, दूसरा उसको टोक देता है, तो ये एक और ऐड हो जाता है उसमें कि तुमने पिछली बार ये काम किया था, देखो सब गड़बड़ कर दिया था, इस बार मत करो। एक आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, ध्यान केंद्रित नहीं हो कर पाते हैं, और सामने बैठे भी होते हैं तो उधर देख नहीं रहे होते, ध्यान कहीं और होता है। मेमोरी इश्यूज भी आ जाते हैं, और जब ये सब समस्याएं शुरू होती हैं तो अक्सर एपिटाइट की कमी भी हो जाती है, आदमी खाना कम कर देता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को आइसोलेट सा कर लेता है, बंद कमरे में बैठा रहेगा या अकेला बैठा रहेगा,
टीवी ऑन कर लेगा लेकिन ध्यान कहीं और होता है। आप बात करने की कोशिश भी करेंगे तो जवाब नहीं मिलता है। अब ये तो हमने देख लिया कि ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और अगर आपने दाएं बाएं अपने घुमा आंखें घुमा के दिमाग घुमा के सोचा होगा तो कितने ही लोग आपको महसूस हो गए होंगे जो अपने आप को इस बीमारी से जूझ रहे हैं, अपनी इस बीमारी से जूझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब क्या फर्क पड़ता है बच्चों को या साथियों को कि अगर एक आदमी चुप करके कोने में बैठा है, किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा है, लेकिन आपका अपना साथी है, अपना साथी है, और अगर ऐसे बैठा है तो मेरे हिसाब से वो अच्छी बात नहीं है। वो आपको अवॉइड करता है। हाँ, वो इरिटेबल भी हो जाता है। जब कोई इरिटेबल होता है तो बाकी लोग उसको और अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे ये इरिटेबिलिटी एग्रेशन में भी कई बार कन्वर्ट हो जाती है, गुस्सा करने लग जाता है, या कभी कभी चीजों को उठा के फेंकना भी शुरू करते हैं, तोड़ फोड़ भी शुरू कर देता है। हेडेक की अक्सर शिकायत होती है, मूड चेंजेस भी होते हैं, और इस सब के पीछे एक और फिर समस्या शुरू हो जाती है, ड्रग्स की। ड्रग्स कुछ अपने आप शुरू कर देते हैं, कुछ प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नशे की आदत भी पड़ जाती है, अल्कोहल की आदत पड़ सकती है, और जो भी मिलता है कई चीजें। तो इसमें अब ये सोचने की बात है कि रिटायरमेंट के बाद ये समस्या क्यों बढ़ जाती है। आदमी अपने आप को बिजी नहीं रख पाता, इसलिए ये सब होता है। अपने आप पे फोकस ज्यादा होने लग जाता है, और उसी से अलग भी रहने लग जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? समस्या तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसके सिम्टम्स भी देख लिए कि ये होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? समस्या है तो समाधान भी होना चाहिए। बिना समाधान के अगर हमने कोई समस्या डिस्कस की है तो उसका कोई फायदा नहीं। एक सोल्यूशन तो मैंने, जब ये पोस्टर मेरे पास आया था, दीप पंत जी ने भेजा था, तो मैंने वापस में एक पोस्टर भेज दिया था, और मैं आशा करता हूँ कि सबसे शेयर कर लेंगे वो, कि ज्यादा बातें किया, जो जो जिन जिन को लगता है कि इस तरह की चीजें हैं, या तो वो खुद ज्यादा बातें करें या लोग उनसे ज्यादा बात करें, टॉक मोर। तो अपने आप को एक्टिव भी रखिए, बातें करिए, सोसाइटी से इंटरेक्ट करिए, अलग अलग विषयों पे आप चर्चा कर सकते हैं। एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने का मतलब है कि घूमना फिरना भी जारी रखिए, सैर भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए। सोसाइटी के कामों में देखिए, रिटायरमेंट के बाद जरूरी नहीं कि हर काम पैसे के लिए किया जाए। बहुत सारे काम सोसाइटी के लिए किए जा सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहीं ना कहीं से कुछ अपने लिए काम ढूंढ लेते हैं। जैसे एक है शख्स, उसने सरकारी हॉस्पिटल में जाके रोज सुबह दोपहर को लोगों को खाना दिया, क्योंकि दिल्ली में तो हॉस्पिटल में खाना मिलता है, पर कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैंने पूछा, मैं बाबू जी क्या करते हो? कहते बस जाता हूँ, सबसे मिलता भी हूँ, इसी बहाने दुआ सलाम होती है, हालचाल पूछता हूँ, और वो भी मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। जो कल मेरे को मिले थे, जो परसों मिले थे, वो इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई अस्तित्व है, और मैं उनकी मदद करता हूँ, क्योंकि किसी को इस तरह खाना खिलाने वगैरह में कोई ज्यादा खर्चा होता नहीं। तो वो अपने आप की एक इम्पोर्टेंस उसने बना ली है कि वो जाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। अब कई लोग ट्रैफिक में हेल्प करते हैं, कई लोग प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। काम आदमी अपने आप ढूंढ सकता है अपनी रुचि के अनुसार। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, जब हम बात चर्चा करेंगे तो आप में से जो रिटायर्ड लोग हैं वो इस बात को समझें। और इसके लिए जरूरी है कि जो रिटायरमेंट से पहले आप अपनी प्लानिंग करें। जब रिटायर हो रहे हैं तो प्लानिंग पहले से शुरू हो जानी चाहिए। और जितने जवान लोग हैं हमारे साथ, कम है वैसे तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को
अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना और उनको हर उसमें एक्टिविटी में रखना है। घर का कोई भी फंक्शन हो तो उसमें उनको मान सम्मान दीजिए। कहीं घूमने जाते हैं उनको लेके जाइए साथ में, इग्नोर नहीं करिए और प्रॉपर उनके कंफर्ट का ध्यान भी रखिए और जहां जाए उनकी रुचि के अनुसार और सेहत के अनुसार जाए। दिन में 2 बारी दवाई के बारे में उनसे पूछ लीजिए। मैं जिनके साथ बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप उनसे ये पूछ भी लेते हैं, खाली महीने में 1 बारी दवाई ला के दे देना काफी नहीं होता है। आप दिन में अगर 2 बारी पूछ लेंगे कि दवाई ले ली तो अच्छा लगेगा उसको। या हालचाल क्या है। एक बहुत पुराना वीडियो था, सर्कुलेशन में था, धर्मेंद्र का था। धर्मेंद्र को तो आप सभी जानते हैं, फिल्म एक्टर जो है। वो अपना किस्सा सुना रहा था कि मैं याद करता हूँ अब इस उम्र में आके मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं अपने बाबूजी से पूछता था बाबूजी कुछ चाहिए तो कहते थे कुछ नहीं चाहिए और मैं अपना शूटिंग पे चला जाता था और वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते थे और मैं हाथ छुड़ा के आगे चला जाता था। काम है, टाइम हो गया है, दिन में 2-2 3-3 शिफ्ट करते थे, वो बहुत बिजी थे। कहते अब मैं रियलाइज करता हूँ कि बाबूजी मेरे से क्या मांग रहे थे। वो चाहते थे कि मेरा बेटा या बेटी थोड़ी देर मेरे पास बैठे, मेरे से गपशप करें। क्या आप लोग अपने बच्चों को ये टाइम दे रहे हैं या अपने बड़ों को ये टाइम दे रहे हैं? जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि माँ बाप को ध्यान रखना है कि बच्चों से बात करें, खाली उनको खाने बाजार से सामान ला के नहीं दे दें, उनसे इंटरेक्ट करें, गुड टाइम स्पेंड करें। इसी तरह बूढ़ों को भी जरूरत होती है कि गुड टाइम उनके साथ कोई स्पेंड करें। तो ये एक बड़ा अच्छा वीडियो था जो मैंने भी बहुत लोगों से शेयर किया था। फिर मिल जाएगा, फिर आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो बाबूजी ये कहते थे मेरे नाल आके बह जा, थोड़ियां गल्ला कर ले। मैं अब हम अपने सोसाइटी में बिजी होने की वजह से ये नहीं करते, लेकिन बिजी रहना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी पहले कि आईपीएस ऑफिसर्स जब रिटायर होते हैं तो उनकी उम्र ज्यादा नहीं रहती है। कारण एक, पहले तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर जब रिटायर होते हैं तो सपोर्ट नहीं होती है। तो जब सपोर्ट नहीं होती है तो वो एक डिप्रेशन की फेज में चले जाते हैं और ठीक से अपना ध्यान भी नहीं रख पाते। वो शख्स जो सारा टाइम अपने आप को बिजी फिट और वो रखता था, सडनली तो एवरेज लाइफ अगर हम रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स की देखें तो बाद में बहुत कम रह जाती है। इस चीज से बचने के लिए, इस डिप्रेशन से बचने के लिए आदमी को प्लान करना चाहिए पहले से। अब ये सोशल इंटरेक्शन कई बार मुश्किल भी हो जाता है उन लोगों के जिनके साथी चले गए। उन लोगों के जिनके साथी चले गए हैं, क्या हम उनको आइसोलेटेड छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग समाज में आसपास हैं, उन लोगों को मार्क करिए जिनके साथी नहीं, उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करिए, उनकी बातें सुनिए, बोलने दीजिए उनको और जहां जरूरत हो बीच में बोलिए। अकेले बैठा बैठा आदमी डिप्रेशन में जाएगा ही। समस्याएं आती रहेंगी, बीमारियां भी आएंगी, लेकिन जब आदमी दिल की बात कर लेता है तो समस्याएं कम हो जाती है। एक मैं और बात कहता हूं जो कई लोग डिसएग्री भी करेंगे। उम्र चाहे जो भी हो, अगर पार्टनर नहीं है तो नया पार्टनर ढूंढ लीजिए। दुनिया में और लोग भी हैं जिनको पार्टनर की जरूरत है। वेस्टर्न सोसाइटी में करते हैं, हम लोग झिझक जाते हैं और पार्टनर कोई शारीरिक जरूरत के लिए नहीं होता है। पार्टनर होता है बड़ी बढ़ती उम्र में 70-80 पे मानसिक जरूरतों के लिए होता है। जिनके पार्टनर नहीं है, पार्टनर ढूंढ लीजिए या सोसाइटी उन लोगों के साथ बैठ के इंटरेक्ट करे। और अगर कोई बड़ी उम्र में पार्टनर ढूंढ लेता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाइए, क्योंकि ये उसकी जरूरत थी, मानसिक जरूरत थी कि वो किसके साथ टाइम स्पेंड करे, किसके साथ बातें करे, किसके साथ घूमे। तो ऐसे आदमी का मजाक नहीं उड़ाइए कि देखो बड़ी उम्र में क्या कर रही है, इस उम्र की कर दिखता उन्हें। ग्रुप ट्रेवल करिए। ग्रुप ट्रेवल करना, ऑर्गेनाइज करना भी उतना, जैसे योगा ग्रुप आपने ऑर्गेनाइज किया बहुत अच्छा किया है, इसी तरह ग्रुप ट्रेवल भी करिए और लोग करते भी हैं। ग्रुप सिंगिंग करिए। जवानी में नहीं गाया तो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में गा लीजिए, कोई हर्ज नहीं। बूढ़ा कहने पे ऐतराज नहीं करिए, ये तो एक टाइम का फिनोमिना है।
और दूसरा कोई बुढ़ा के, इससे अच्छा कि खुद को खुद ही क्या ले, तो मजाक में बात चल जाती है। डांस करिए, जो आपकी बचपन की हॉबीज थी उनको रीडेवलप करिए, दोबारा से उठाइए उनको। अगर वो पेंटिंग थी तो पेंटिंग करिए, कविता लिखते थे तो कविता लिखिए, गाना गाते थे गाना गाइए, फोटोग्राफी करते थे फोटोग्राफी करिए। जो अपने एक्सपीरियंस है वो दूसरों से शेयर करिए, लिखिए लिखिए। और उसको, आजकल आपको एक नई चीज मिल गई जो पहले जमाने में नहीं थी, कि आपने कुछ लिखा और उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया। सोशल मीडिया पे जब शेयर करेंगे तो लोग उसको देखेंगे। शुरू में आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि लोगों के पास पहुंचे हो, और फिर लोग उस पर कमेंट करेंगे। जब कमेंट करेंगे तो उसको जवाब दीजिए। ये भी एक तरीका है टाइम स्पेंड करने का और सोसाइटी से इंटरेक्ट करने का। इसको इग्नोर नहीं करिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये एक तरीका है, जिनको नहीं आता उनको बच्चे सिखाएं, या वो आस पड़ोस से सीख लें। 2 साल पुराना एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं कहीं गया था, कवि सम्मेलन था, कविता सुनाई। तो एक बुजुर्ग थे, मेरे पास आ गए मेरे से। अब बुजुर्ग कहूंगा तो यही कहूंगा कि मेरे से करीब 15-20 साल बड़े थे। तो हम क्योंकि कवि गाने बना रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि आप हमारी कविता गाने आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब पे। कहते मुझे यूट्यूब देखना नहीं आता है। मैंने कहा पर आप देखते हो? कहते मेरे को कोई खोल के दे देता, मैं उसको देख लेता, पर मुझे आज तक किसी ने। फिर मैंने उसका मोबाइल लिया तो देखा उस पर यूट्यूब ऐप ही डाउनलोड नहीं की गई है, कोई उसको डायरेक्टली खोल के दे देता है, वो देख लेता है। तो मैंने उसको यूट्यूब ऐप डाउनलोड करके दी और उसको खोलना सिखाया है। 2 मिनट लगे मेरे को, लेकिन वो शख्स इतना खुश हुआ, कहता अब मेरा टाइम पास हो जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं आई। और वो 4 बारी मेरे को थैंक यू बोल के गया। तो इस छोटे से काम करने में मुझे टाइम नहीं लगा, लेकिन उस आदमी का वक्त जो है, जो अकेले बैठता था, वो बड़ा अच्छा पास हो जाएगा। तो ये एक सोशल मीडिया का यूज था। सोशल मीडिया बुरा भी है, लेकिन सोशल मीडिया का यूज करना भी आना चाहिए और उससे इंटरेक्ट करना भी आना चाहिए। हॉबीज के बारे में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन जिन की हॉबीज थी पुरानी, जरूर होगी। ये हो नहीं सकता कि आपकी कोई हॉबी नहीं रही, उनको दोबारा से डेवलप करें। अब इसमें बाकी लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ, एक बात मैं और बीच में कहना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट पे अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है, वो बच्चों को सरेंडर मत करिए। नेवर सरेंडर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी टू योर चिल्ड्रन। वो बिजनेस डेवलप कर रहे होते हैं, आपकी तरफ देखते हैं कि पिताजी माताजी जो उनके पास जमा पूंजी है वो हमें दे दें। और जब जमा पूंजी आप दे देते हैं उनको, तो उनका, अब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिपेंडेंट हो जाते हैं तो एक नजरिया सा बदल जाता है। जब आपकी पूंजी लेनी थी ले ली, लेकिन जो जवाब था उसके बाद कई बार मिलता है, तंग नहीं करो, अभी मुझे काम है, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी बिजनेस मीटिंग है, मुझे कहीं पे फोन करना है, मुझे यहाँ जाना है, या मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ। उस वक्त आप एक डिप्रेशन सा फील करते हो। तो ये जो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ने आपको डेवलप कराई थी ओवर ए टाइम, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, या आपने एफडीज बनाई थी, उनको एकदम सरेंडर मत करिए रिटायरमेंट पे, अपने पास रखिए। वो डिप्रेशन दूर करने में आपको बहुत मदद करेगी। जिन लोगों ने ये सरेंडर कर दिया, डिप्रेशन में अक्सर जाते हैं, क्योंकि 2 बारी किसी ने टेढ़ा जवाब दे दिया बच्चे, तो बहुत बुरा लगता है। प्रॉपर्टी वक्त आने पे उनके पास चली जाएगी, आपको कोई जरूरत नहीं है कि अभी जल्दी में उनको हैंड ओवर कर दें। जो उनकी जरूरतें पूरी करिए, लेकिन अब वो जवान हो गए, वो खुद अपना काम कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। तो डोंट हैंड ओवर योर एसेट्स टू देम सो अर्ली, नहीं तो आप अपने रहने की जगह ढूंढते रह जाओगे। और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं इसके। मफतलाल ग्रुप का एक एग्जाम्पल है। उस शख्स ने जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप की, कैसे रहता है ये भी सोशल मीडिया पे है। शॉपिंग करिए, पैसा बचाएंगे तो शॉपिंग भी करिए, पैसा आपके पास है तो शॉपिंग करिए। पैसा इकट्ठा नहीं करते रहिए। शॉपिंग करने से डिप्रेशन बहुत दूर होता है। जब आप अपने लिए खरीदते हैं तो भी डिप्रेशन दूर होता है, जब दूसरों के लिए खरीदते हैं तो भी डिप्रेशन दूर होता है। और ये वेल नोन फैक्ट है कि जब आप शॉपिंग करते हैं, जेब से पैसा निकालते हैं या जैसे भी खर्च करते हैं, तो एक
फीलिंग अलग ही आती है कि मेरे पास है कुछ और मैं खर्च कर सकता हूँ। तो शॉपिंग करिए, गिफ्ट खरीदिए, नए नए दोस्त बनाइए। बच्चों की अपनी जिंदगी है और वो अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन बच्चों की ये इम्पोर्टेंट है कि वो माँ बाप के पास बैठें, उनसे प्यार करें, उनके साथ बैठ के हंसें, जोक्स क्रैक करें, उनके और अपने बीच की दूरियां कम करें। आपका भी काम बनता है कि टोके नहीं। जब आप टोकते हैं उनको तो उनसे दूरियां बढ़ जाती हैं। जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो फिर एक आइसोलेशन की फीलिंग आती है। तो बच्चों को ये मत टोकी कि हमारे जमाने में ये होता था, तुम क्या कर रहे हो। वक्त बदल गया, करने के तरीके बदल गए, तो चेंज को एक्सेप्ट करिए। छोटे छोटे वीडियोस बनाइए। और मेमोरी लॉस का कई बार लोग महसूस करते हैं। बड़ा अच्छा एक मुझे एग्जांपल मिला था कि महाशय जी से मैं मिलने गया था, एमडीएस वाले हैं। उन्होंने एक काम था, बुलाया मुझे, मैं चला गया। मीटिंग के बाद कहने लगे, डॉक्टर भगत आप बैठो जरा, मैं मोबाइल नंबर तो मेरा उनके पास था, उनका मैं आपकी फोटो भी रख लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूं तो पहचानने में दिक्कत नहीं। तो मोबाइल पे फोटो क्लिक करना तो आना चाहिए, और छोटे छोटे वीडियोस भी बना सकते हैं। कुछ भी आपके आसपास हो रहा है उसको वीडियो बना के उसको पोस्ट करिए या शेयर करिए। शिकायतें नहीं करिए। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद ना अ, समाज के करेक्शन में लग जाते हैं या फॉल्ट फाइंडिंग में लग जाते हैं। अब ये जो फॉल्ट फाइंडिंग है, दैट इज अनदर कॉज ऑफ डिप्रेशन। कि आपको साथी आपके कम हो जाएंगे क्योंकि आप एक नेगेटिव काम कर रहे हैं। एक शख्स मेरे पास आया था, तरह मैंने शायद पहले भी जिक्र किया कि एक पूरा थैला उठा के लिया कि देखो जी मैंने ये कंप्लेंट्स की। मैंने कहा फिर क्या हुआ। नहीं, मैं हर हफ्ते एक दो कंप्लेंट डाल देता हूँ। अब ये तो पॉजिटिव फीलिंग नहीं थी, और वो आदमी अकेला था। वो चाहता था मैं उसके साथ जुड़ूं, मैंने मना कर दिया। मैं कहा श्रीमान जी, जिस दिन आप कुछ पॉजिटिव करेंगे मेरे पास आना, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन ये नेगेटिव काम, हर चीज को टोका टोकना, ये अच्छी बात नहीं, ये आपको ही तंग करे। और वो आदमी अकेला था। ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। डेली बेसिस पे तो आप कर ही रहे हैं, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, ओकेजन्स पे, जन्माष्टमी पे, होली पे, दशहरे पे, न्यू ईयर पे, जहाँ पे हो सके ग्रुप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करिए। और शॉर्ट ट्रैवल अरेंज करिए। यानी 10 15 20 लोगों का ग्रुप है, वो अपना ट्रैवल अरेंज करें। जब आप हंसेंगे, बातें करेंगे, घूमेंगे, नई जगह जाएंगे, आपके डिप्रेशन होने के चांसेस लगभग नील हो गए। और ये हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब मिलकर समाज में डिप्रेशन की जो बीमारी है अवसाद की, इसको नहीं होने दें। तो मैं यही सोचता हूँ कि जो मैंने बातें कही हैं, कई तो ऑफ एंड है, कई इसमें से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन नहीं हो। और कोई इसके लिए दवाई तो है। इसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है मैं उसकी भी चर्चा कर देता हूँ। जब बहुत ज्यादा है तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, काउंसलिंग सेशन कराइए और दवाई। रिस्पॉन्स बहुत फास्ट आता है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। क्या दवाई है मुझे नहीं मालूम, ना मैं लिखता हूँ, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। और अपने आप को पागल, देखिए साइकेट्रिस्ट का रोल सिर्फ पागलपन का इलाज नहीं है, वो आपकी इन बीमारियों का इलाज करना भी है। कि जब आप आइसोलेटेड होते हैं या अग्रेसिव होते हैं या डिप्रेशन में फील करते हैं, तो वो उसके लिए भी मेडिसिन है। और काउंसलिंग सेशन साथ में होते हैं। यानी वो आपसे बात करेंगे आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, आपकी बातें सुनेंगे। तो उसको भी इग्नोर नहीं करिए, जहां जरूरत हो उसमें जाइए और करिए। क्योंकि डिप्रेशन में रह के बीपी भी बढ़ाएंगे अपना, या कम कर लेंगे जरूरत से ज्यादा, वेट लॉस कर लेंगे, बीमारियों को इग्नोर करेंगे, वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने बातें कही हैं वो यूजफुल रहेंगी, आप लोग ध्यान रखेंगे उनका। क्योंकि ये हमारे आसपास रोज होता है, रोज होता है, तो वो ठीक नहीं है। अगर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है, एक की नहीं है। बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, घरौंदे खाली हो जाते हैं। आपने जो मकान बनाए थे उनके लिए, उनको छोड़ के वो विदेश चले जाते हैं।
तो एक शब्द आता है धौंधा खाली हो गया, वो भी एक डिप्रेशन का कारण होता है। तो बस बाकी अब इंटरेक्ट करते हैं, और जो बातें कहना चाहेंगे आप लोग मैं सुनूंगा, और जहाँ हो सकेगा जवाब दीजिए। अनिल जी आप थोड़ा सा चार्ज जी लीजिए। जी जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इतने समय में ही आपने इतने सारे जो है व्यक्तित्व के आयामों, पर्सनालिटीज के ऊपर बात की, बहुत ही उपयोगी। और हम सब लोग उसको आशा है कि डायरी पर नोट भी किया होगा डॉक्टर साहब ने, और बिल्कुल अनुभव से निकली चीज़ें हैं, उन्होंने अपने अनुभव भी बताए कि तो हमारे व्यक्तित्व को संपूर्णता देने के लिए बड़े अच्छे विषय हैं, बड़े अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए। हम सब लोग जो सुन रहे हैं, वैसे तो हम में से कई लोगों ने अपने वीडियोस ऑफ कर रखे हैं, अगर ऑन कर सकें, और ऑन करके भी आप प्राणायाम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऑन करके नहीं कर सकते। तो वीडियोस ऑन रखें तो आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा बेहतर हो पाता है। धन्यवाद रेणु जी। मदालसा जी का भी वीडियो खोला, शुक्रिया। तो हम लोग वीडियो ऑन करके प्राणायाम करते हुए, आसन करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए बातचीत कर सकते हैं, वो इसका भाग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे चीज़ें बताई। हम डॉक्टर साहब से प्रश्न भी कर सकते हैं, अगर कोई संक्षिप्त टिप्पणी है तो वो भी दे सकते हैं। इसको तो आप सब लोगों से प्रश्न, जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। आप एक एक करके अपनी बात रखें। कौन बात रखना चाहेंगे? क्या कर्नल साहब आप शुरुआत करना चाहेंगे? कर्नल साहब मैं देख रहा था काफी कीनली सुन रहे थे कर्नल साहब। एक बात कहूंगा मैं, आज आज हम्म। काफी लोगों के वीडियोस ऑन थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेशन। और शुरू में आपके पार्टिसिपेंट थे 42, अभी मैं देख रहा हूँ 55 हो गए हैं। सेशन चलते नहीं, चलते 55 हो हाँ, गए 60 भी रहे। और हैं। नहीं, अच्छी अच्छी बात यह है डॉक्टर साहब की आपके जानकारी के लिए कि ये रेगुलर नंबर है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने विशेष जो 40 का लगभग नंबर, ये 40 से 45 के बीच में इज रेगुलर नंबर। और हाँ, 15-20 जो हैं आज के दिन विशेष रूप से सुनने के लिए जुड़ते हैं। तो आज भी 59-60 संख्या थी, और कुछ लोग आते हैं फिर चले भी जाते हैं, घर में कोई काम भी होता है सुबह सुबह, खासतौर से महिलाएं काम करती हैं। तो कर्नल साहब आप वैसे कर्नल साहब जो हैं, मैं इससे इससे पहले कि कर्नल साहब पूछो, कर्नल साहब जो आपने बातें कही हैं भगत जी, वो उनके जीवन में है। स्माइलिंग है, हमेशा एक्सरसाइज करते हैं, और उनकी लाइफ इज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जैसा है, ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर मिलना बड़ा मुश्किल है। तो कर्नल साहब आप भी प्रश्न भी कर सकते हैं, अपनी कोई चीज जोड़ भी सकते हैं। जी, आप सबको यथोचित प्रणाम। डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी अभी तक बताया, ज्यादातर तो मैं डॉक्टर साहब का चेहरा देख रहा था कि उनके उनमें इतना स्माइल, इतना चार्म कहाँ है, और उम्र इतनी हो गई, हम सबके बड़े भाई लगते हैं, लेकिन फिर भी इतने चार्मिंग लगते हैं। दैट्स वेरी गुड, वेरी वंडरफुल। और ये मेरा ख्याल ये सब जो है, पहले तो उनका जो ये डॉक्टर है वो है, उसके बाद नेचर में बिलीव करते हैं वो है, लोगों से मिलके रहते हैं वो है, सबको ज्ञान देते हैं वो है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और विद माय एक्सपीरियंस तीन चीजें इसमें बहुत जरूरी है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, और जो मैं लोगों को करेक्ट करता हूँ। लाइक पार्क में जब मैं जाता हूँ तो लोगों के हाथ कांपते हैं, लोग स्टेबल नहीं है। कोशिश हम करते हैं कि अच्छा ठीक है दादा, हम आपके साथ चल लेते हैं। तो थोड़ी देर हम उनके साथ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने देखा कि जब कभी भी मैं जाता हूँ तो वो लोग इंतजार करते रहते हैं कि अरे यार वो कर्नल साहब आ रहे हैं ना, उससे बैठ के थोड़ा गप्पे मार लेते हैं। तो ये अगर हम सब लोग अपनाएं तो इन लोगों के लिए जिनकी प्रॉब्लम चल रही है बहुत बड़ी मदद हो जाती है, क्योंकि उनके चेहरे पे वो चाव आ जाता है। डॉक्टर साहब ने दो तीन चीजें बताई। आई मीन शेडिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, योर फाइनेंशियल कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है। मैंने बहुत देखा, मैं तो ऑस्ट्रेलिया से इधर जाता आता रहता, अमेरिका में गया था, लोग कर ये रहे हैं कि जब बुढ़ापा आने लगता है तो सबसे पहले बोलते हैं कि भाई हम तो ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। लाइक मैं भी
कुछ ऐसी कोशिश करके मैंने पीआर वगैरह ले रखा है, बट आई हैव नो इंटेंशंस ऑफ सेटलिंग डाउन इन ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली। जाते आते रहेंगे। काफी लोग उधर है, पड़े हुए हैं, अब रिग्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पंजाब वगैरह में घर वगैरह बेच दिया, पूरी प्रॉपर्टी उधर ले गए और उधर लगा दिया। इस समय उनके पास कुछ यहाँ रिवर्ट होने के लिए नहीं रह गया है। इट्स वेरी रिग्रेटेबल। जो उनके पास पैसे थे वो भी कर दिए। तो हमारा वही होता है सबसे, जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो उनको ये बताते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, कुछ पैसे तुम्हारे पास हमेशा हो और घर तो कभी नहीं बेचना। तो वो लोग बोलते यार घर नहीं बेचेंगे, मर जाएंगे इधर ही, तो उसको कौन देखेगा, कौन लेगा, ये करेगा। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, मरने के बाद कोई ले लेगा, उसको आप शुरू में ही अभी दे करके, वो तो मरने से ज्यादा ही बदतर है। तो प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो बोला ये है कि फॉल्ट फाइंडिंग वाला, मैंने बहुत लोगों को देखा है, पार्क में भी देखा है, उनके घर वाले भी होते हैं तो हमेशा यही बोलते रहते हैं, पापा आप सीधा नहीं चल रहे हो, पापा आपकी कमर टेढ़ी हो रही है। अरे नहीं, वो उनको बुरा लगता है, दे रिएक्ट टू दिस, बहुत ही बुरा लगता है। हम तो ये बोलेंगे कि उनके साथ साथ चलिए। एग्जाम्पल दे दिए किसी और का, पापा देखिए ना वो कितना सीधा चल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। अगर आगे वाले को या किसी और को अप्रिशिएट करें, इनका फाल्ट नहीं निकालें, तो बहुत मदद करता है। रह गई बात योगा, स्माइल ऑन द फेस, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, पहले भी बताता हूँ, योगा शुरू करने के पहले सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम यही करिए कि स्माइल करिए। हाँ ये जरूर है, बीबी साइड में तो बोलेगी कि यार सुबह सुबह कहाँ स्माइल कर रहा है, मुझे देख के या किसी और को, या किसी और सोच के, कोई बात नहीं, स्माइल जरूर करिए, उससे बड़ा फायदा होता है। दिन भर आप देखेंगे आपके चेहरे पे रौनक बनी रहेगी, वो जरूरी है। और लाजमी बात है, चलते चलते पार्क में भी आपने किसी को देख के नमस्ते करके स्माइल कर दिया, तो वो बंदा चाहे कुछ भी हो, स्माइल बैक तो करेगा ही। दैट्स वेरी गुड। किसी को भी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, निग्लेक्ट नहीं करें, उसको सुने। आप बार बार देखेंगे बुढ़ापे में कुछ लोग हैं जो कि डायमेंशिया और लॉस ऑफ मेमोरी और जो शरीर का कंट्रोल, ये जो है खत्म होने लगता है धीरे धीरे। रिमेन विद हिम, सपोर्ट हिम, बार बार पूछते हैं, बताइए, स्माइल से बताइए, और वो उनको मदद करेगा। विद दिस आई थिंक आई फिनिश इट, लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी देयर, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपका स्माइल अगर थोड़ा ज्यादा रेगुलर आया करे तो आपका स्माइल देख करके सब लोग स्माइल करते हैं, उससे बड़ा इंसेंटिव मिलता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। जी कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी टिप्पणी के लिए। आपका भी, मैंने इसीलिए भी पूछा कि आपका भी व्यक्तित्व डॉक्टर साहब की तरह स्माइलिंग भी है। मैं सोच रहा था कि आपका जनरल एक वो होता है कि कौन सा मक्खन खाते हो, तो मैं सोचा था कि अभी डॉक्टर साहब से आप ये पूछने वाले हैं कि डॉक्टर साहब कौन सा मक्खन खाते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब हमेशा, मैंने इनको कठिन परिस्थितियों में भी बहुत कंपोजर के साथ बात करते हुए और स्माइल करते हुए देखा है। और डॉक्टर के पास तो बहुत ही कठिन परिस्थितियां आती हैं, लोग परेशानी में। अभी परसों की बात है, कोई हमारी परिचित साहित्यकार हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, उन्होंने फोन किया वो ड्रिप लगाने के लिए, और वो हॉस्पिटल में थी। फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब को फोन किया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हारी आवाज मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं, मैं इंजेक्शन लिख रहा हूँ, तुम ये इंजेक्शन जाओ केमिस्ट के पास, ये इंजेक्शन लगाओ और घर चले जाओ। उनको कहीं पर बेड नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान थी, और वो वापस घर में गई, डॉक्टर साहब की सलाह के अनुसार उसने लगाया, एंड शी इज वेल। कल उनका कार्यक्रम था, उनकी किताब का लोकार्पण था जिसमें मैं गया था। तो मतलब ऐसी भी परिस्थिति में ना लोग घबराए हुए होते हैं, तो डॉक्टर साहब का एडवाइस, ऐसे ही दीप जी को भी एक बार उन्होंने एडवाइस किया था, तो हमेशा जो है वो काफी अच्छा डॉक्टर साहब का है। आप लोग प्रश्न चाहें तो, कोई चाहे तो कर सकते हैं, और कुछ अपने विचार चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कर्नल साहब ने किए, क्योंकि सब लोग अपनी इस उम्र में कुछ ना कुछ अपने लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जीने के लिए।
तो अगर चाहें तो वो भी उसकी भी बात कर सकते हैं। मैं तो आज ये कहूँगा, डॉक्टर साहब ने जो आज बातें बताई हैं वो सब इतनी गहराई से उठा के और बिल्कुल लास्ट तक ले गए हैं। हर व्यक्ति के 60 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर जैसा आदमी होता है, हर के साथ ये घटता है। और उन्होंने ऐसे उठाई हैं जिससे मूलाधार बिल्कुल तली से लेके और सहस्त्रार तक, मूलाधार, फिर स्वादिष्टान, फिर मणिपुर, फिर अनाद, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा, फिर फैसला। मतलब धीरे धीरे क्रम से क्या क्या घटना होनी चाहिए, क्या क्या घटनाएं होती हैं, किस वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, एकांत बैठना उसके लिए कितना नुकसानदायक रहता है। बच्चे प्रश्न के हैं तो बच्चों को उत्तर बुजुर्गों को देना चाहिए, उनके अनुसार, भले ही अच्छे लगे ना लगे हो, लेकिन उनके मिलते जुलते रहना चाहिए। क्योंकि एकांत तो आजकल की परिस्थितियां और समय ऐसा हो गया है कि बच्चे ज्यादातर भारी सर्विस करते, किसी के 2 बच्चे हैं तो बाहर रहते हैं, तो वही पति पत्नी रह जाते हैं। तो उनको एकांत में कैसा लेडीज के साथ ग्रुप बनाए, मंदिरों में जाए, धार्मिक प्रवचन में भागे, या योगा होता न रहे। एक एक चीज मैंने तो ये कहा कि जो नीचे से उठाई, गहराई से उठाई और लास्ट तक एक एक पॉइंट उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपन लोगों को उनके अनुसार करते तो हैं, लेकिन और ध्यान उनकी याद करके, उनकी स्माइल को याद कर करके और अपन जो उस पर चलें तो स्वस्थ बने रहेंगे, प्रसन्न बने रहेंगे, ऐसे ही मस्त बने रहेंगे। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं तो जो हमारे ग्रुप के वरिष्ठ लोग हैं वो अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी अपने विषय से को फैलाते हुए, मतलब वो एनेस्थीसिया के एमडी हैं, परंतु अपने अनुभवों के आधार पर के दीप जी, भंडारी जी कुछ अगर कहना चाहें तो, आप लोग भी बड़े अनुभवी लोग हैं। भंडारी जी कुछ कहेंगे? भंडारी जी सोच में थे कुछ। जी, मैं एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हम इसका वीडियो बनाएंगे तो जो जिनके भी पेरेंट्स हैं वो तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो भेजें ही, साथ में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भी ये वीडियो भेजें जो आज डॉक्टर साहब ने लेक्चर दिया था। मेरी सभी से ये गुजारिश रहेगी। थैंक यू। बहुत अच्छा, और सर बहुत दूसरा अच्छा। मुझे एक क्वेश्चन था कि क्या, जैसे हम लोग योगा अभ्यास तो करते ही हैं, इसके साथ साथ मेडिटेशन की और यदि किसी का रुझान हो तो वो किस तरह से उसको सफलता दे सकता है? क्या मानसिक अवसाद के लिए मेडिटेशन करना ठीक है, नहीं है? देखिए, आप अपना मेडिटेशन करना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, हर वक्त उसी में रहेंगे, तो पता नहीं, ईश्वर तो मैंने देखा नहीं है, उसकी प्राप्ति होगी या नहीं होगी। लेकिन जरूरत से ज्यादा जब आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे तो डिप्रेशन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सर डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी बताया बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल, और सभी लोगों को ये अपनाना चाहिए। उसे यही सही है कि रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे अगर आदमी अकेला पड़ता है तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता है। तो अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर बच्चे नहीं भी है, अगर आपका जोड़ा भी ठीक है तो तब भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप दोनों में से एक अकेला रह जाता है, तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और उस स्थिति में अगर आप अपने आप को सामाजिक कार्यों में जोड़ लेते हैं, समाज में जोड़ लेते हैं, जहां आपका लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तो तब आपके पास समय नहीं होता है और आपको समय का पता भी नहीं लगता है। हमने तो रिटायरमेंट के बाद सर ऐसा है कि अपने आप को सोसाइटी के कार्य में बिल्कुल जोड़ दिया था, बिल्कुल। और मैं 6 साल इस सोसाइटी का, अपनी सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। और मैं दूसरा चुनाव भी मैं जीत गया था, परंतु 6वें साल में मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मैंने देखा कि मैं जरूरत से ज्यादा ही बिजी हो गया हूँ सोसाइटी के काम में। तो मेरे को अपने लिए समय नहीं मिल रहा था। और आज की डेट में भी, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे पोते आ जाते हैं यहाँ पर, बच्चे दूर भी रहते हैं तो वो सुबह यहाँ छोड़ देते हैं।
तो मेरी एक ड्यूटी हो जाती है सुबह से उनको ले जाना छोड़ना, ले जाना छोड़ना, ले जाना छोड़ना। मैं 8 बजे तक उनको ले जाता और छोड़ता ही रहता हूँ। तो मैं इतना बिजी रहता हूँ और बाकी जो समय हमको मिलता है वो हम सारे सोसाइटी के कार्य में लग जाते हैं। कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं किसी का कोई और सोसाइटी के कहीं सफाई की प्रॉब्लम है, कहीं टाइल्स बिछाना है, कहीं कुछ करना है। तो दिन भर हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी रहें, अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें, तो बहुत अच्छा है। मैं सर 70 टच कर रहा हूँ, परंतु मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे आज तक अभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं 70 हूँ। और जैसे आप कह रहे थे कि 40-50 साल के बाद, मुझे लगता है शायद 70-80 के बाद कर्नल साहब को मेरे से भी थोड़ा उम्र में ज्यादा है, परंतु अभी भी वो अपने आप को 8 साल का बताते हैं। उनसे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं, अपने कर्नल साहब से। बताते नहीं हैं। और जब आपने दाढ़ी साहब तो 60 साल के हैं अभी। सर कभी आपने उनको हंसते में लूट फूट होते हुए नहीं देखा है। अगर आप उनको देख लेंगे तो फिर आप भी बहुत आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत बहुत क्या धन्यवाद सर। बंदा दीदी, बहुत अच्छी टिप्पणी। देखिए ऐसा है कि अब हम समय को देखते हुए अनिल जी एक देवेंद्र पॉइंट सर और भी दिमाग में, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, आप सभी लोग सुने। एक पॉइंट और दिमाग में आ गया मेरे। देखिए हमने बात की जब एक साथी चला जाता है, एक समस्या और आती है जब साथी तो दोनों होते हैं। एक साथी अपने आप को कहीं पे ज्यादा बिजी कर लेता है और दूसरे साथी को इन्वॉल्व नहीं करता है। इट कैन बी दोनों तरफ, हस्बैंड वाइफ दोनों की तरफ से होता है। माँ दादी या पत्नी जो है पोते पोतियों के साथ बिजी हो जाती है। और ये मैंने सोसाइटी के बहुत सारे अच्छे लेवल्स में भी देखा है कि रहते अमेरिका में है या कनाडा में, बच्चा पैदा होने लगा, माँ को बुला लिया, माँ काम छोड़ के वहां पे 3 महीने 6 महीने 9 महीने लगा आए। और यहाँ पे जो ये दूसरा शख्स है ये आइसोलेटेड हो गया। इसी तरह एक आदमी सोसाइटी के काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, पत्नी घर में क्या कर रही है वो एक परेशानी का सबब बन जाता है। अब पहले केस में क्या था कि अनपेड मेड इनको मिल गई बच्चों को और वो तो कंफर्टेबल हो गए, लेकिन इधर जो दूसरा साथी था वो अकेला है, उसको फोन पे बस हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में ऐसे आदमी के जाने के चांसेस बहुत होते हैं। और ये सिचुएशन अवॉइड करिए। अपना जो साथी है उसको इग्नोर नहीं करिए, अपनी हैबिट्स को उनकी हैबिट्स के साथ मर्ज करिए। आइसोलेट नहीं करिए उनको। आप अपने आप में बिजी हो गए ये अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने साथी की समस्याओं का ध्यान रखा है? ये प्रश्न मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने अपने साथी जो है क्या उनकी समस्याओं का ध्यान रखा है? इम्पोर्टेंट है और इस पे गौर करिएगा क्योंकि ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है। जी अनिल जी। बहुत अच्छा। हाँ, तो अब अगर कोई प्रश्न हो तो करते हैं, नहीं तो फिर हम डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि डॉक्टर साहब की जब आते हैं डॉक्टर साहब तो हम उनकी कविताएं अवश्य सुनते हैं, और जो वहाँ बैठे हैं थोड़ा सा ग्रीनरी के बारे में भी, हरियाली के बारे में बताते हैं। कोई एक प्रश्न हो तो देवेंद्र देव जी है सर। देवेंद्र जी। हाँ, देवेंद्र देव जी मुझे बहुत वरिष्ठ हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। देवेंद्र जी कहिए। जी, मैं भी डॉक्टर साहब से एक रचना एक दो प्रस्तुत करने का अनुरोध करना चाहूंगा। हाँ, कवि तो चाहेंगे ही कि, लेकिन देवेंद्र जी आप कोई टिप्पणी भी करें। देवेंद्र जी बहुत वरिष्ठ हैं हम लोगों में, आपने इतनी बातें सुनी हैं, कुछ संक्षेप में आप 1-2 मिनट में अपनी बात कहें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का उद्बोधन आज के समय के हिसाब से बहुत अच्छा, उपयोगी और प्रेरक रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इसी संदर्भ में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि लेखन ने मेरे जीवन को अभी साध कर रखा है, काफी साथ दिया है। जीवन साथी को गए हुए लगभग 19 वर्ष होने जा रहे हैं
मेरे लेखन ने ही मुझको कभी अकेलापन अनुभव नहीं होने दिया। और विशेष बात ये रही है कि अपने जीवन साथी के लिए मैंने एक शोकांतिका लिखी है, कुछ गीत उसमें लिखे हैं, और उन गीतों को पढ़ करके लगभग 8-9 करोड़पति व्यक्तियों के दाम्पत्य सुधर गए हैं उन गीतों को सुन करके। तो कोई ना कोई सहारा बनता है, और वो भी एक प्रकार का बड़ा पुण्य कार्य कहलाता है। मैं इस मामले में अपने लेखन पर गर्व और गौरव अनुभव कर सकता हूँ कि लेखक जो भी लिखता है वो समाज के किसी न किसी वर्ग के लिए एक उपचार का कार्य करता है, और डॉक्टर साहब इस दृष्टि से भी समृद्ध हैं। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब अपना फॉर्म और जो अपना स्थान दिखा रहे थे हम लोगों को वीडियो से इस बीच में। टाइम यूज कर लूं मैं। जी जी जी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो मैं अब डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर साहब अब आगे का जो कुछ समय है वो आपका है। आप जो भी बताना चाहें कुछ अवश्य हम लोग सुनना भी चाहेंगे, आप अपनी सुनाइए। देखिए, अब कविताएं होती रहती हैं, गीत में भी हो गया है, अब उसको हमने वीडियोस में भी बना दिया है। और आप लोग जो कर सकते हैं, यूट्यूब पे .भगत व्यूज करके आएगा, VIEWS, उसको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पे आपको हमारी बहुत सारी कविताएं और गाने मिलेंगे। गानों में इसमें भक्ति रस भी है, प्रेम रस भी है, राष्ट्र रस भी है, तो वो आपको काफी मिल जाएंगे। लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने पंक्तियां लिखी थी। मेरे से कहा गया था कि यहाँ पे हमारे पड़ोस में एक प्रोविडेंट फंड का डिपार्टमेंट है एम्प्लॉइज का, तो 2 बार ही हुआ ऐसा कि मेरे से कहा गया कि आप उनका एक सेशन लीजिए, ये लोग रिटायर होने वाले हैं और इनके लिए एक सेशन लीजिए, लाइफ को आगे कैसे हैंडल करना है। हमने तब ये पंक्तियां लिखी थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उनको सुना नहीं पाया, क्योंकि जिस दिन सुनाना था उन्हीं दिनों इलेक्शन अनाउंस हो गए और इन सबकी ड्यूटीज लग गई, तो ये नहीं आ पाए। खैर, इस बात को 5 साल बीत गए। अभी कुछ महीने पहले फिर वही रिक्वेस्ट आई कि आप इनका सेशन लीजिए, और हमने कहा ठीक है, ले लेते हैं। पुरानी कविता पढ़ी थी, पढ़ के वो उसी के आसपास घुमा देंगे। और फिर जिस दिन सेशन लेना था, फिर फोन आ गया सुबह कि डॉक्टर साहब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं और वो तो आपका सेशन कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं हंसा बड़ी जोर से। मैं कहा, एक ही गाने के साथ एक ही तरह की मीटिंग पे 2 बार ये हादसा हो चुका है। हादसा कहे या देश का था वो, तो इलेक्शन अनाउंस हो गया और हमारा जो सेशन था वो कैंसिल। तो ये कविता का शीर्षक था जिंदगी 65 के आसपास। आपके आज के विषय से भी जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने निकाली है, लाइफ अराउंड 65। वाह। 65 के आसपास जब हमने काम करना कम कर दिया था, सोचना समझना ज्यादा शुरू कर दिया था, पर समझने के बाद किसको समझाते? पहले बुजुर्ग बच्चों को समझाते, अपना ज्ञान और कर्म साझा करते। ओल्ड एज हॉबी थी है, अपना ज्ञान और कर्म साझा करते थे। अब तो ये भी संभव नहीं है, कारण गूगल आ गया, गूगल छा गया है। अब तो बच्चे क्या, पोते भी हमें पढ़ा जाते हैं। चिंता में पड़ गए, अब करें बुजुर्ग का मान, ज्ञान तो आचरण या आचरण से था। अब खाली बैठे तो मान कब हो ही जा रहा था। इस गंभीर समस्या का समाधान तो निकालना ही था। विकल्प पर ध्यान दिया, अल्टरनेटिव। विकल्प पर ध्यान दिया, बहुत प्यारा शब्द है। विकल्प जो हमारे पास था उसकी सूची बनाई है हमने। कुछ ना करो या काम करते रहो, या समाज सेवा में लग जाओ, या लिखो, सोशल मीडिया पर साझा करो, अपने जो शौक हैं सब पूरे करिए, तो कभी शुरू किए थे और बीच में छोड़ दिए, उन सबको पूरा करो। रिश्तों को दोबारा से समझो, जितने रिश्ते हैं उनको रीडिफाइन करिए। रेखा जी शायद आप, हाँ
बंद हो गया, ठीक है। अपने जितने शौक हैं जो आपने कभी शुरू किए थे उन सबको पूरा करिए, रिश्तों को दोबारा से समझिए, उनको रीडिफाइन करिए। एक एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, तो ये सुनिए देखा है कि रेखा जी उनको हाँ? बात पूरी कर लेने दीजिए, वो कविता अच्छा, कह रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू। या भ्रमण करिए, अपना देश बहुत सुंदर है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है इतनी। अनुभव है और ज्ञान है, साधन है, तो कुछ नया करिए। अगर आप सोचते हैं आपके पास अनुभव है, ज्ञान है, तो कुछ नया करिए, पर खाली ना बैठिए। ये नया करना जरूरी नहीं पैसा कमाने के लिए हो, जिंदगी को सोच बदलने की जरूरत है, कुछ गलत नहीं है इसमें। नए साथी बनाओ पर खाली ना बैठो, जंग लग जाएगा खाली बैठ कर, शरीर ढीला पड़ जाएगा और साथी भी कम हो जाएंगे। जो भी करो साझा करो, तभी तो लोग समझेंगे काम के हो तुम। जो भी आप करते हो उसको साझा करिए, तभी तो लोग समझेंगे काम के हो। पैसा आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, क्योंकि लक्ष्य अब पैसा नहीं। अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी बांट मत देना, बिना पैसे की मान कम हो जाएगा। लक्ष्य तो अब खुश रहने का और खुशी बांटना है। लक्ष्य है खुश रहने का और खुशी बांटना है। खुशी बांटने से अपनी खुशी भी और बढ़ती है। पूजा पाठ करो लेकिन उसमें डूब मत जाओ। पूजा पाठ करिए, उसमें डूब नहीं जाइए। हरिद्वार जाइए लेकिन वहां जाके बैठ नहीं जाइए। किसी गुरु के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ लुटा नहीं दे। जिंदगी की सोच बदलने में कोई हर्ज नहीं है। जब बच्चों ने समाज के नियम बदल दिए हैं तो आपको क्या परेशानी है? परेशान होंगे वो। आपको जो करना है करिए। आपको अपनी जिंदगी जीने का हक है। आनंदमयी रखिए ये जिंदगी, आनंदमयी करनी है ये जिंदगी, दूसरों के लिए भी करनी है। वैसे कुछ नया करने का मजा कुछ और ही है। करके देखिए, एक संतुष्टि मिलेगी। सेहत की बात नहीं कही तो गलत हो जाएगा। बढ़ती उम्र के साथियों पर नजर तो रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जब मैंने बढ़ती उम्र के साथी कहा तो मैं बीमारियों की बात कर रहा था। बढ़ती उम्र के साथियों पर नजर तो रखनी पड़ेगी। अपने रेगुलर चेकअप कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी साथी के प्रति भी है, खाली अपना नहीं, अपने साथी की भी कराइए। बीमारी की सूची बहुत लंबी है और कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतर बीमारियां आने से पहले सूचना देती है। कुछ को हम आने का न्योता भी देते हैं जिंदगी की मस्ती में। फिर भी सावधानी हमारे फायदे में है। अपाहिज होकर जीने की मत सोचिए, बहुत कष्ट होगा। पर जिंदगी जीना जरूर है, जिंदगी जीना जरूर है। और जिंदगी आनंदमय ही होनी चाहिए। तो ये एक तरह से सार है जो मैंने आज आपको डिस्कशन किया। ये कविता में वही कुछ है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। जी वाह डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। वास्तव में किसी को अगर आपका लेक्चर के लिए समय ना हो, आप इतनी चीज सुना दें तो वो सारी चीजें कवर करती है। बहुत अच्छा। तो रेखा जी आपका कुछ, मैं सोच रहा था कि आज रेखा जी का प्रश्न कैसे रह गया, तो वो तो रह नहीं सकता, रेखा जी तो जरूर पूछेंगे कुछ। रेखा जी बोलिए, अब आप सुन रहे हैं तो अनम्यूट करके बोल दीजिए। दिमाग में कुछ आया था उनके और वो फिर हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। अब मैं ये जो मेरे आजू बाजू में लोग हैं या रिलेटिव्स है उसमें देखती हूँ, ये एज में बहुत सारे लोगों को जो ऐसा वेल एजुकेटेड है उनको ये डिमेंशिया, पार्किंसन ऐसा आया है। एक जो मेरी फ्रेंड ही थी, वो ये प्रोफेसर थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और एक जो है डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, और उनके हस्बैंड भी पेडिट्रिशियन है। तो वो दोनों को भी ये पार्किंसन हो गया, एक को डिमेंशिया एक को पार्किंसन। तो ये ऐसा क्यों होता है और उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना देखिए, चाहिए? डिमेंशिया के लिए तो हमको अपनी मेंटल एक्टिविटी गेन करनी है। आपने आपको बिजी रखिए और जब थोड़ा सा मेमोरी प्रॉब्लम होता है तो उसके अल्टरनेटिव तरीके ढूंढिए कि कैसे उसको कवर करना है। बात को रिपीट कर दीजिए। पार्किंसनिज्म के कारण अभी तक कोई खास नहीं जान पाया है। बहुत रिसर्च हुई है, इलाज हो जाता है, फिजिकल सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन मेंटल जो स्टेट है उसका अभी कुछ खास इलाज नहीं हो पाया। विज्ञान में काफी तरक्की की है लेकिन इसका अभी तक नहीं हो पाया है। अब कई लोगों ने कहा है कॉफी ज्यादा पीने से ठीक हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया।
पर कोई हार्ड सबूत नहीं है इसके लिए कि क्या चीज इसमें फायदा करेगी और किसको होगा किसको नहीं होगा। डेफिनेटली डाइट का इसमें रोल है, जैसे आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ दोनों को, तो कहीं ना कहीं डाइट की समस्या तो रही होगी, तभी दोनों लोगों पे असर आया है इसका। तो डाइट में वेरिएबिलिटी रखिए, किसी खास चीज पे कि हम यही खाएंगे और यही खाएंगे ऐसा नहीं करिए, सीजन के हिसाब से और जो भी मिलता है वो वैरायटी जरूर खाइए। तो डाइट का इसमें रोल है, और दूसरा मेंटल एक्टिविटी अपनी बरकरार रखिए। बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। तो हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम अपने आप को अनम्यूट करके तालियों के साथ डॉक्टर साहब का धन्यवाद दें। सुनीता जी ने उंगली खड़ी की थी, कुछ कहना चाहती थी या वैसे ही हो गया? जी, मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। मैंने आज ही पहली बार ज्वाइन किया है और इसलिए मैं अनिल जी और सरोज जी को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे ज्वाइन करके आपको सुनने का मौका मिला। भले ही वो बहुत आम बातें हमें देखने सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी कोई आपने इतने मतलब उससे जिस कर्नल साहब भी कह रहे थे कि बड़े सलीके से आपने उससे बताया ना, तो वो चीजें रीइंफोर्स हो जाती हैं। और उसमें ये कि हम मतलब बहुत ही ज्यादा इस बात के प्रति अवेयर हो गए कि हम अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें और आसपास भी अपनी नजर दौड़ाएं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं आशा करती हूँ अपने आप से कि मैं रोज जुड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि आज चूंकि डॉक्टर साहब का विषय था, हमारी चर्चा भी सरोज जी से कि आपका विस्तार से साथियों से बाकी लोगों से बाद में परिचय करें। आप सेकंड सेक्रेटरी थे मॉरिशस में अभी तक, अभी 1 वर्ष पूर्व वापस लौटी हैं और अभी रिटायर हुई हैं होम मिनिस्ट्री के राजभाषा विभाग से। हमारी साथी हैं, बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, अधिकारी भी रही हैं। तो आज से आपका बहुत बहुत स्वागत है सरिता जी। तो एक बार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत करें, डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। एक बार अनम्यूट कर लें और धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दीप जी आप धन्यवाद कर दें औपचारिक। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग अपने 1 सेकंड में सभी को म्यूट कर लेता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी अच्छे से आप जानकारी देते हैं और हमें जब भी आपका हम अनुरोध करते हैं हमेशा आप तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। और क्लास को समापन करने से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। शांति पाठ के लिए सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर जोड़ें, घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी रेगुलर जो क्लास होती है वो 5:30 से 7 बजे तक होती है। जो नए लोग आज जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि यदि वो रेगुलर हमारी क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो 5:30 बजे से 7 बजे तक रेगुलर